Hello, students. So, we are going to continue the chapter Organisms and Populations. So, now our topic is Life History Variation. अब वेरिएशन जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं या अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो वेरी करते हैं, उनमें वेरिएशंस होते हैं अलग अलग। तो ये सारे वेरिएशंस उन ऑर्गेनिजम्स में क्यों आए, क्या रीज़न है इसका, क्या हिस्ट्री है इसकी। तो जो भी वेरिएशन आते हैं, जो भी अडेप्टेशंस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो डार्विनियन फिटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए आते हैं। क्यों आएंगे? ताकि डार्विनियन फिटनेस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, बढ़ जाए। डार्विनियन फिटनेस क्या होगी? डार्विनियन फिटनेस रेफर्स टू द पॉपुलेशंस वेयर दे इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर कोई पॉपुलेशन है वो क्यों इवॉल्व हो रही है, क्यों वेरिएशंस आ रहे हैं उसमें, ताकि वो रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा फिट हो सके, तो इसे कहते हैं डार्विनियन फिटनेस। अब मेन पर्पस क्या होता है किसी भी स्पीशीज़ का? कि वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर में इंक्रीज़ कर सके, इंडिविजुअल्स के नंबर को इंक्रीज़ कर सके। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस इंक्रीज़ होगी, इसी रीज़न की वजह से वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ऐसे वेरिएशंस आते हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव फिटनेस या फिर डार्विनियन फिटनेस इंक्रीज़ हो पाए ऑर्गेनिज्म की, किसी स्पीशीज़ की या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। अंडर सिलेक्शन प्रेशर्स organisms evolve towards the most efficient reproductive strategies. अब रिप्रोडक्टिव फिटनेस इंक्रीज़ करने के लिए, उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज इवॉल्व हुई ऑर्गेनिज्म में टाइम टू टाइम। अब क्या क्या हुए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी होती है। किसी में जो ब्रीडिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसी में ब्रीडिंग रेट जो होती है वो बहुत कम होती है। दोनों ही बेनिफिशियल हैं अपनी अपनी तरह से। जैसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ वंस इन देयर लाइफ टाइम एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैसिफिक सामन है या बैम्बू जो है वो अभी एक बार में ही पर क्या करेंगे, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी इनकी स्ट्रेटजी है कि भले एक टाइम कर रहे हैं ये, पर उनका जो ऑफस्प्रिंग्स है उसका नंबर ज़्यादा है, इससे जो स्पीशीज़ है उसका नंबर इंक्रीज़ ही करेगा। अब कुछ होते हैं जो बहुत टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड करते हैं उनकी लाइफ टाइम में, लाइक बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी लाइफ टाइम में। फिर इनका क्या होता है, इनका नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। अब क्या करते हैं, कोई कोई ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उन ऑफस्प्रिंग्स का क्या होगा, साइज़ फिर कम होता है। ये रूल है कि अगर ज़्यादा नंबर होगा ऑफस्प्रिंग्स का तो उनका साइज़ भी क्या होगा, कंपेरेटिवली स्मॉलर होगा, और जितने कम नंबर होगा ऑफस्प्रिंग्स का उनका साइज़ उतना ही बड़ा होगा। जैसे ऑयस्टर है, जो पेलाजिक फिशेस होती हैं, सामन फिशेस हैं या अदर जो भी फिशेस होती हैं, उनमें साइज़ स्मॉल होगा ऑफस्प्रिंग का, पर नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स को, पर उनका साइज़ बड़ा होता है, लार्ज साइज्ड होते हैं वो, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। अब इनका स्मॉल साइज़ है तो प्रीडेटर्स उन पे फीड कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उनका नंबर ज़्यादा है इसलिए कोई ना कोई ऑफस्प्रिंग तो बचा रह ही जाता है और वो आगे जाके एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाता है, रिप्रोडक्टिव करके फिर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। अब इनका लार्ज साइज़ होता है और इनमें पेरेंटल केयर भी प्रेजेंट होती है, केयर करते हैं इनके पेरेंट्स, तो ये प्रोटेक्टेड रहते हैं जो यंग वंस होते हैं। और वो कम नंबर होता है फिर भी वो जितने हैं उतने ही एडल्ट स्टेज तक नॉर्मली पहुंच जाते हैं और रिप्रोडक्शन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat. अब ये जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, ये जो नए नए ट्रेट्स आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं, किसके साथ रिलेटेड हैं, जो उनको जिस हैबिटेट में वो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी अबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे जो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनमें भी चेंजेस आते जाते हैं, वो भी इवॉल्व होते जाते हैं। अब एनवायरनमेंट था, जो अर्थ का एनवायरनमेंट था, वो पहले के टाइम पे स्टेबल नहीं था, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते थे।
तो उस एनवायरनमेंट के बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स में चेंजेस आते थे, और साथ ही उस चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो इंडिविजुअल्स वहाँ रहते थे, जो स्पीशीज़ वहाँ रहती थी, उनमें भी टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते थे, वो इवॉल्व होती जाती थी ताकि उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बनी रहे, बड़ी हुई। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब पॉपुलेशन जो होती है, कोई एक हैबिटेट में कोई पॉपुलेशन रह रही है या एक इकोसिस्टम में कोई पॉपुलेशन रह रही है, तो वो पॉपुलेशंस जितनी भी रहती हैं, एक ही पॉपुलेशन नहीं रहती, अलग अलग पॉपुलेशन रहती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन रहती हैं। तो वो क्या करती हैं, आपस में compete करती हैं या इंटरेक्ट करती हैं किसी न किसी वे में। उन सारे इंटरेक्शंस को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एक हैबिटेट है या एक कोई भी जगह है, वहाँ पे जो भी पॉपुलेशंस रह रही हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, उसको कहेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब स्पीशीज़ के बीच में इंट्रैक्शन किस तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, एक हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अगर दो अलग अलग स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तब उसको कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, और अगर एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तब उसको कहेंगे फिर इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या स्टडी करते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस ही स्टडी करते हैं, यानी दो अलग अलग स्पीशीज़ की दो अलग अलग पॉपुलेशंस में जो इंटरेक्शंस होते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन या फिर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। So interspecific interactions are interactions of populations of two different species. Two different species की population के बीच जो interactions होते हैं, किसी की भी तरह के हो सकते हैं, ये यूज़फुल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, उन सभी को क्या कहेंगे, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। The interactions may be beneficial, positive, effect indicated by प्लस साइन। कैसे हो सकते हैं ये, बेनिफिशियस हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, और जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको किससे इंडिकेट करेंगे, प्लस के साइन से इंडिकेट करेंगे। ऐसे अगर हार्मफुल होंगी, डिट्रीमेंटल होंगी, नेगेटिव इफेक्ट होगा उसका, तो उसको किससे शो करेंगे, माइनस से। अगर न्यूट्रल होगा, कोई भी किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरेक्शन तो हो रहा है पर वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तब उसको क्या कहेंगे, पे न्यूट्रल इंटरेक्शन, जीरो से इसको डिनोट करेंगे। तो ऐसे अपन देखें तो बहुत तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं। मेनली जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं। अब मान लो कोई स्पीशीज़ है ए, उसकी पॉपुलेशन है, कोई स्पीशीज़ बी की एक पॉपुलेशन है। अब इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन दोनों ही पॉपुलेशंस के लिए क्या है, बेनिफिशियल से, दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है किसी न किसी तरह से। तब इस जो इंटरेक्शन है इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअलिस। तो नेम ऑफ द इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिस, जिसमें दोनों ही स्पीशीज़ बेनिफिटेड है। अब मान लो दोनों ही स्पीशीज़ इंटरेक्ट कर रही हैं और दोनों ही नेगेटिवली अफेक्ट हो रही हैं, दोनों को ही हार्म हो रहा है उस इंटरेक्शन की वजह से, तब उसको क्या कहेंगे, कंपटीशन। अगर एक स्पीशीज़ को तो बेनिफिट हो रहा है और अदर स्पीशीज़ को हार्म हो रहा है, तब उसको क्या कह सकते हैं, इसकी दो कंडीशन होती हैं। एक तो अपन कह सकते हैं प्रीडेशन, जिसमें एक को जो प्रीडेटर है उसको तो बेनिफिट होगा और जो प्री है उसको लॉस होगा, तो वो प्रीडेशन। या फिर पैरासाइटिज्म भी कह सकते हैं, जिसमें जो पैरासाइट है उसको तो बेनिफिट होगा और जो होस्ट होगा उसको हार्म होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शंस कितने टाइप की हो सकती हैं, 2 टाइप्स की हो सकती हैं। फिर वो जिसमें एक स्पीशीज़ को तो बेनिफिट हो, वो दूसरे को कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो न्यूट्रल रहे। एक को तो बेनिफिट हो रहा है इंटरेक्शन की वजह से, एक को कुछ भी नहीं हो रहा, ना हार्म हो रहा ना बेनिफिट हो रहा, तब उसको कहेंगे कॉमेंसैलिज्म। और एक स्पीशीज़ को अगर क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, दूसरी अनअफेक्टेड है, उसको अफेक्ट नहीं है, तब उसको क्या कहेंगे, एमेंसैलिज्म। तो इनकी स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म। Mutualism, it is an interaction that confers benefits to both the interacting species. अगर दोनों ही जो interacting species हैं जिनमें interaction हो रहा है वो दोनों ही क्या है, benefited हैं, उन दोनों को ही benefit मिल रहा है, तब उस कंडीशन को कहेंगे mutualism। अब इसके एग्जाम्पल जनरली पढ़े हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। क्या है ये, फर्स्ट जो कंडीशन है ऐसी वो है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होंगे, लाइकेंस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में, फंगस के बीच में एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी के बीच में, और साइनोबैक्टीरिया। तो एल्गी हो सकती है, मेनली क्या होती है, एल्गी ही होती है, पर साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है
वो भी इसका पार्ट हो सकती है, और एक होगा फिर इसका अदर पार्ट होगा फंगस। 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक या तो एल्गी होगा या फिर साइनोबैक्टीरिया, और एक होगा फॉर श्योर फंगस। अब इसमें दोनों कैसे बेनिफिटेड हैं? तो फंगस क्या है, फोटोसिंथेसाइजिंग नहीं है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, और जो एल्गी है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है। तो एल्गी जो फूड प्रिपेयर करेगी वो किसको दे देगी, किसके साथ शेयर करेगी? फंगस के साथ शेयर करेगी। तो फंगस को प्रिपेयर्ड फूड मिल जाएगा इजीली, और साथ में फंगस में कैपेसिटी होती है, इसके फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मिनरल एंड वाटर को ईजिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो मिनरल एंड वाटर किसको मिल जाता है, फिर एल्गी को ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या होगी फिर, म्यूचुअलिज्म। साथ में जो फंगस है वो प्रोटेक्ट करके भी रखता है एल्गी को। नेक्स्ट माइकोराइजी। माइकोराइजी रिलेशनशिप होती है अगेन फंगस एंड किसके बीच में, जो रूट्स होती हैं हायर प्लांट्स की, उनके बीच में। हायर प्लांट्स स्पाइनस है या साइकस, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं इनमें, इनके साथ कौन रिलेशनशिप बना लेगा, फंजाई या फंगस रिलेशनशिप बना लेगा, जो क्या करेगा, वही काम करेगा, मिनरल्स को एंड वाटर को इजीली अब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको किसको दे देगा, रूट को दे देगा हायर प्लांट की। और जो प्लांट है, प्लांट कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसाइजिंग ही होते हैं, तो वो जो फूड प्रिपेयर करेंगे वो किसको दे देंगे, फंजाई को दे देंगे। नाउ जो कॉमनली म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल मिलता है वो किस में मिलेगा, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। तो प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, विंड पे करते हैं या अदर चीज़ पे करते हैं, सब पे करते हैं, बट किस पे मैक्सिमम किस पे करते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स पे करते हैं। अब प्लांट्स के लिए एनिमल क्या हेल्प कर रहे हैं, वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। साथ में एनिमल्स को क्या मिल जाएगा, प्लांट से नेक्टर मिलता है, पॉलन्स मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, रहने के लिए स्पेस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स को प्लांट से मिल जाती हैं। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो ये रिलेशनशिप भी क्या होगा, म्यूचुअलिज्म ही होगा। To safeguard the mutually beneficial system, plant-animal interactions involve co-evolution of the mutualist। अब क्या होता है, इतने ज़्यादा बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में कि इनका एवोल्यूशन ही क्या होता है, साथ साथ होता है। दो स्पीशीज़ है, मान लो एक प्लांट की एक एनिमल की, जो किस रिलेशनशिप में है, म्यूचुअलिज्म की रिलेशनशिप में है, तो वो इवॉल्व भी करेंगी, तो साथ साथ करेंगी। जैसे जैसे जिस तरह से प्लांट स्पीशीज़ इवॉल्व करेगी उसी तरह से एनिमल स्पीशीज़ भी इवॉल्व करेगी, या जैसे एनिमल स्पीशीज़ इवॉल्व करेगी वैसे ही प्लांट करेगी। तो ये साथ साथ ही इवॉल्व होती हैं ताकि दोनों उस रिलेशनशिप में साथ साथ रह पाएँ। द एवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज़ आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। जैसे एग्जांपल देखें तो अपन जो फ्लावर की स्पीशीज़ होती हैं, अगर उनका कोई फिक्स्ड पॉलिनेटर है कि एक फ्लावर की स्पीशीज़ है, किसी प्लांट की स्पीशीज़ है, उस एक फिक्स्ड पॉलिनेटर से ही पॉलिनेट हो सकती है, तो फिर दोनों जब भी इवॉल्व होंगे साथ साथ इवॉल्व होंगे। इसके एग्जांपल्स, फिग जो प्लांट है, फिग का जो पॉलिनेटर है वो क्या है, एक फिक्स्ड वास्प है, उसी की स्पीशीज़ से जो फिग के फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट हो पाते हैं, अदरवाइज़ वो पॉलिनेट नहीं होंगे। तो इनमें कैसे रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है कि फिग तो हो रहा है पॉलिनेट, फिग के फ्लावर्स तो हो रहे हैं पॉलिनेट। अब वास्प को क्या बेनिफिट है इस रिलेशनशिप से, तो जो फीमेल वास्प होती है वो क्या करती है, फ्रूट के अंदर क्या कर, ओविपोजिशन कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर होता है। एग जो देती है, जो फीमेल वास्प एग देगी वो किसके अंदर देगी, फ्रूट के अंदर ही दे देगी। तो उसको क्या मिल रही है, जगह मिल रही है, एक प्रोटेक्टिव स्पेस मिल रहा है एग लेइंग के लिए। साथ में उसके बाद जो उसकी लार्वे डेवलप होंगी उस फ्रूट के अंदर, उस फ्रूट को या फ्रूट के अंदर जो सीड्स हैं उनको कंज्यूम कर लेंगे, जिससे उसको नरिशमेंट भी मिलेगा, लार्वास को, डेवलपिंग जो लार्वास हैं उनको। अब फिग जो होता है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो उसमें से थोड़े सीड्स अगर वो लार्वा खा भी लें, उस पर फीड कर भी लें, तो भी जो अदर सीड्स हैं, रिमेनिंग सीड्स हैं, वो बचे रह जाते हैं ताकि वो आगे जाके जर्मिनेट हो पाए। तो दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, फिग तो पॉलिनेट हो रहा है, और जो वास्प है उसको एक तो एग लेइंग के लिए जगह मिल रही है, साथ में ही जो लार्वा डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट में मिल रहा है।
ऐसे एक और एग्जांपल मिलता है कि इसमें जो ऑर्किड है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो है ऑफ्रिस, वो पॉलिनेट होगा एक पर्टिकुलर बी स्पीशीज से, उसी से पॉलिनेट होगा, किसी अदर स्पीशीज से पॉलिनेट नहीं होगा। तो अब वो कैसे इवॉल्व होता है वो शो करता है सेक्सुअल डिसीट। चीट करता है वो किसको? बीस को। जो फ्लावर है ऑर्किड का, जो फ्लावर है उसका जो एक पेटल है, एक पेटल क्या करता है, किसकी तरह दिखने लगता है? जो फीमेल होती है उस बी की, बी स्पीशीज़ की जो फीमेल्स होती हैं उनकी तरह दिखने लगता है एक पेटल उस फ्लावर का। अब मेल्स क्या समझते हैं, अब वो किस ये साइज़ में भी जो फीमेल बी है उसकी तरह होगा, कलर में भी उसी की तरह होगा और मार्किंग्स भी सिमिलर होंगी। तो मेल जो बीज होती हैं वो क्या समझती हैं उस पेटल को कि ये क्या है, फीमेल बी, और उसके साथ वो फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक तो सूडो कॉपुलेशन कहेंगे, और उस प्रोसेस में उस फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा मेल बी, और उस फ्लावर के जो पॉलन्स हैं वो किसके लग जाएंगे, उस मेल बी के लग जाएंगे। अब अगर वो मेल बी क्या करेगा, नेक्स्ट अदर फ्लावर के साथ सेम प्रोसेस करेगा सूडो कॉपुलेशन का, तो उसके पॉलन्स कहाँ चले जाएंगे, फिर उस अनदर जो फ्लावर है उस पर चले जाएंगे और उस फ्लावर को पॉलिनेट कर देंगे। तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और कैसे इवॉल्व हुआ है वो, इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि वो कैसा लगे, फीमेल बी की तरह दिखे। तो ये था म्यूचुअलिस्ट फर्स्ट इंटरेक्शन, जिसमें दोनों ही बेनिफिटेड हो रहे हैं, दोनों को ही बेनिफिट है, जो भी दो स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं रिलेशनशिप में दोनों ही बेनिफिटेड है। नाउ सेकेंड इंटरेक्शन, कंपटीशन। कंपटीशन में एक दोनों ही जो स्पीशीज़ हैं वो क्या होंगी, नेगेटिवली अफेक्ट होंगी, दोनों को ही हार्म होगा, लॉस होगा। कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर बोथ द स्पीशीज सफ़र, दोनों ही सफ़र करेंगी। अब ये भी कैसा हो सकता है, एक तो हो सकता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और एक हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन किस में होगा, एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में होगा, क्योंकि उस स्पीशीज़ के सारे ही इंडिविजुअल्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सेम ही होती हैं, तो वो किसी रिसोर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपस में compete कर सकते हैं। तो उस कंपटीशन को कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब सेकेंड टाइप क्या है इसका, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक जो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में होगा। अब अलग अलग स्पीशीज़ हैं मान लो, फिर भी उनकी अगर रिक्वायरमेंट्स सिमिलर हैं, उनको एक ही चीज़ चाहिए, कोई रहने की जगह चाहिए, या उनको कोई फूड आइटम चाहिए, या वाटर रिक्वायर्ड है, सब वाटर बहुत सारी स्पीशीज़ को मोस्टली रिक्वायर्ड होता है, तो वो उसके लिए अगर वो लिमिटेड है तो उसके लिए वो compete करेंगी आपस में, तो उसको उस कंपटीशन को कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब कंपटीशन क्यों होगा, अगर कोई रिसोर्स लिमिटेड है जो दोनों ही स्पीशीज़ को चाहिए, तो उस रिसोर्स को लेने के लिए वो दोनों स्पीशीज़ आपस में compete करेंगी। Some totally unrelated species could also compete for the same resource। अब कोई अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है किसी भी तरह से, फिर भी अगर उनको सेम रिसोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपस में compete करेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन सम शेलो साउथ अमेरिकन लेक्स, जो साउथ अमेरिकन लेक्स हैं उनमें अगर जो फ्लेमिंगोज हैं या वहाँ की फिशेस उन वो दोनों ही किस पे फीड करेंगी, जू प्लैंक्टन्स पे फीड करेंगी, तो वो दोनों जू प्लैंक्टन्स के लिए आपस में compete करेंगे। अब फ्लेमिंगो है जहाँ बर्ड और फिशेस दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है किसी भी तरह से, फिर भी वो सेम रिसोर्स रिक्वायर्ड होने की वजह से compete कर रही हैं, तब इसको कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। In interspecific competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of another species, although the resources are abundant। अब मान लो क्या है, रिसोर्स ज़्यादा भी हैं मान लो, फिर भी जो दो स्पीशीज़ हैं वहाँ पर, उसमें से एक की जो फीडिंग एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी और दूसरी की कम होगी, तो वो किसी ना किसी तरह से दूसरी स्पीशीज़ को अफेक्ट करेगी ही और उसको ईजीली वो रिसोर्स लेने नहीं देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर introduction of goats in Galapagos Islands, the Abingdon tortoise became extinct within a decade due to greater browsing efficiency of goats। अब क्या हुआ, जो गैलापेगस आइलैंड था वहाँ पे गोट्स को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे गोट लेके आए उनको हस्बेंड्री के लिए, पालने के लिए, तो जैसे ही वो गोट्स को लाए तो वहाँ पे
एक सिंगल डिकेड के अंदर ही 10 ईयर्स के अंदर ही वहाँ पे जो पहले से ही रह रहे थे टॉर्टोइस वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इनकी रिसोर्सेज तो अवेलेबल थे पर गोट्स की फीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी, तो उन्होंने ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया और टॉर्टोइस उसको नहीं कर पाए, इसलिए टॉर्टोइस क्या हुए फिर वहाँ से डिसअपियर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब एक फिनोमिनन है कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब ये क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल geographical area because of the presence of competitively superior species। देखो अब क्या होगा, कोई स्पीशीज़ है, उसकी एक कम्पिटिटिव स्पीशीज़ है। अब वो स्पीशीज़ उस कम्पिटिटर की होने की वजह से, जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसके होने की वजह से, वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाती और एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में ही रह जाती है। तो जब तक वो डोमिनेंट या ज़्यादा एफिशिएंट कॉम्पिटिटर स्पीशीज़ है तब तक वो जो फर्स्ट स्पीशीज़ है वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। पर जैसे ही उस मान लो कॉम्पिटिटर स्पीशीज़ को हटा दें, उस इन्वायरमेंट से, उस जगह से हटा दें, तो वो जल्दी से जो फर्स्ट स्पीशीज़ है वो अपने आप को एक्सपेंड कर देती है, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर देगी और चारों तरफ फैल जाएगी। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज। यानी अपने कॉम्पिटिटर के प्रेजेंस में कोई स्पीशीज़ एक कंपेरेटिवली स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया में ही रहती है, वहीं तक लिमिटेड रहती है, पर जैसे ही उस कॉम्पिटिटर को हटा देंगे तो वो एक्सपेंड कर जाएगी और पूरे ही एरिया में फैल जाएगी, बहुत बड़ी रेंज में फैल जाएगी। तो इस फिनोमिनन को कहेंगे कॉम्पिटिटिव रिलीज। ऐसे ही एक और प्रिंसिपल दिया गोस ने, साइंटिस्ट थे गोस, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी हैबिटेट में, किसी जगह पर दो कंपीटिंग स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं तो वो आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर पाती, साथ में एग्जिस्ट नहीं कर पाती, को एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो एक साथ उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती, क्योंकि इनमें से एक स्पीशीज़ हमेशा क्या होती है? डोमिनेंट होती है, और एक स्पीशीज़ क्या होती है? उतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती। तो वो जो डोमिनेंट स्पीशीज़ है वो सेकेंड स्पीशीज़ से ज़्यादा उस रिसोर्स को ले लेती है और वो सेकेंड स्पीशीज़ को वहाँ से फिर जाना पड़ता है, तो या तो वो एक्सटिंक्ट ही हो जाती है या फिर वो माइग्रेट कर जाती है किसी और जगह पर। तो गोस ने क्या कहा कि अगर दो कंपीटिटिंग स्पीशीज़ हैं एक जगह पर तो उसमें से जो ज़्यादा एफिशिएंट है वही उस जगह पर रहेगी और दूसरी वाली जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। जो सुपीरियर है वो रह जाएगी उसी जगह पर, जो इन्फीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगी, अब भले वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए या फिर वो माइग्रेट करके किसी और जगह पर चली जाए। ऐसे एग्जाम्पल से बार्निकल का जो अमेरिकन सी कोस्ट है वहाँ पे बार्निकल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स साइंटिस्ट थे, कॉर्नर्स साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि उस जगह पे कितने तरह के बार्निकल्स प्रेजेंट थे। एक तो लार्ज साइज़ के बार्निकल्स प्रेजेंट थे और एक स्मॉलर साइज़ के बार्निकल प्रेजेंट थे, दोनों ही आपस में सेम रिसोर्सेज के लिए, तो बार्निकल्स हैं उनका रिसोर्स सेम ही होगा, तो उनके लिए वो compete करते हैं। तो जो सुपीरियर है, जो लार्ज साइज़ के बार्निकल्स हैं फिर वही बचते हैं उस जगह पर, और जो स्मॉलर साइज़ की बार्निकल्स हैं वो सी से डिसअपियर हो जाते हैं। ये कॉर्नर्स का एक्सपेरिमेंट था। नाउ रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब मान लो दो स्पीशीज़ हैं जो हैं, सिमिलर स्पीशीज़ हैं मान लो, और वो सेम चीज़ के लिए आपस में compete करती हैं, तो वो फिर बाद में इवॉल्व होके ऐसे मैकेनिज्म को इवॉल्व कर लेंगी जिसकी वजह से वो कंपटीशन फिर रुक जाएगा, फिर वो compete नहीं करेंगी। तो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैकआर्थर थे उन्होंने स्टडी किया वार्बलर्स को। अब वार्बलर्स की ही स्पीशीज़ थी, बर्ड्स होती हैं ये, इनकी ही अलग अलग स्पीशीज़ थी जो क्या करती, compete करती हैं आपस में, क्योंकि सिमिलर हैं तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सिमिलर ही होती, पर फिर भी उन्होंने एवोल्यूशन के थ्रू क्या इवॉल्व कर लिया, ऐसे अलग अलग मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिए कि वो फिर आपस में कंपटीशन ना कर पाए, कंपटीशन ना हो। जैसे कि क्या, एक तो उनका
बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। कुछ क्या होते हैं अपनी टाइमिंग को शिफ्ट कर लेती हैं, अलग अलग टाइम पे फीड करती हैं। अगर सेम रिसोर्स पे फीड कर रही हैं तो एक डे टाइम पे फीड कर लेगी, एक स्पीशीज़ नॉक्ट्यूर्नल हो जाएगी, नाइट टाइम पे फीड करेगी, या फिर वो फिर अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करेगी। जैसे मान लो एक ही ट्री है, एक ही ट्री पे उन्हें फीड करना है तो एक फ्लावर्स पे फीड कर ले, एक फ्रूट पे फीड कर लेगी, या उस ट्री के अलग अलग पार्ट पे फीड करेगी। एक तो स्टेम्स पे फीड करेगी, स्टेम पे मान लो कोई इंसेक्ट्स हैं उस पर फीड कर लेगी, या फिर कोई ब्रांचेस पे फीड करेगी। तो क्या करती हैं, अलग अलग मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेती हैं ताकि उन स्पीशीज़ में आपस में कंपटीशन ना हो और वो को एग्जिस्ट कर पाएँ, एक साथ में ही रह पाएँ विदाउट एनी कंपटीशन। तो ये स्टडी किया था मैकआर्थर ने। ये है कंपटीशन जिसमें दोनों ही नेगेटिवली अफेक्टेड होती हैं किसी न किसी तरह से। नाउ थर्ड इज प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक जो है प्रीडेटर उसको तो बेनिफिट होगा और अदर जो स्पीशीज़ है प्री की वो उसको हार्म होगा। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन दो अलग अलग स्पीशीज़ में होगा, मोस्टली उन्हीं में होता है। अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, प्रीडेटर की स्पीशीज़ अलग होती है और प्री की स्पीशीज़ अलग होती है, जिसमें प्रीडेटर क्या करता है, किल कर देता है एंड कंज्यूम कर देता है किसी वीकर एनिमल को, किसको, प्री को। कैसा मेथड है ये, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, कंट्रोल करके रखता है। कैसे करेगा अभी देखेंगे आगे। और ये क्या है, नेचर्स वे है एनर्जी ट्रांसफ़र का ट्रॉपिक लेवल्स पे, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे। तो प्रे पे फीड कर रहे हैं कौन, प्रीडेटर्स। तो प्रे से एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगी, अपर ट्रॉपिक लेवल पे प्रीडेटर्स पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। प्रे क्या बनाते हैं, लोअर ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, और प्रीडेटर्स क्या बनाते हैं, हाई ट्रॉपिक लेवल्स बनाते हैं। तो इन अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा उसमें कौन हेल्प करेगा, कौन सा कंडीशन हेल्प करेगी, प्रीडेशन की। अगर प्रीडेटर्स प्री पे फीड करेंगे तभी एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो पाएगी। प्रे की एनर्जी किसको मिल पाएगी, प्रीडेटर को मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। अब इम्पॉर्टेंट रोल्स क्या क्या हैं प्रीडेटर्स के। इन द एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स, प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इनस्टेबिलिटी। अब अगर क्या है, कोई प्रे है, मान लो डियर है और प्रीडेटर है टाइगर है। अब जब तक टाइगर उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तब तक जो डियर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती। टाइगर्स फीड करेंगे डियर पे तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगी। अब मान लो प्रेडेटर्स नहीं हो, टाइगर्स हट जाए उस एनवायरनमेंट से, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो डियर हैं वो अपने नंबर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल ना हो इकोसिस्टम के लिए हर जो स्पीशीज़ है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो सिर्फ डियर की ही अगर मैक्सिमाइज हो जाए, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाए तो वो इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। इससे टाइगर्स या प्रीडेटर्स जो भी हैं वो क्या करते हैं, प्री पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, उनका अमाउंट को, नंबर को इंक्रीज़ नहीं होने देते हैं। बिसाइड एक्टिंग एज कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स, किसके अलावा ये तो करते ही हैं, एनर्जी को तो ट्रांसफ़र करते ही हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं, ये एक्ट करते हैं, कंडुइट्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं जिनसे होते हुए एनर्जी ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स तक पहुंच जाती है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डेंसिटी इन अ community by reducing the intensity of competition among competing prey species। अब ये क्या करते हैं, नेक्स्ट थिंग, जो स्पीशीज़ की डेंसिटी अलग अलग स्पीशीज़ की डेंसिटी है उसको बनाए रखते हैं। ऐसे नहीं कि किसी स्पीशीज़ की डेंसिटी बहुत कम हो जाए या किसी की बहुत बढ़ जाए। कैसे बढ़ाते हैं ये, उनके बीच में कंपटीशन को कम करके। अब मान लो कोई प्रीडेटर है, वो फीड कर रहा है, उसके प्रे हैं 1 2 3 अलग अलग प्रे हैं। अगर ये प्रेडेटर नहीं हो तो फर्स्ट प्रे का नंबर भी इंक्रीज़ होगा, सेकंड प्रे स्पीशीज़ का नंबर भी इंक्रीज़ होगा, थर्ड प्रे स्पीशीज़ का नंबर भी इंक्रीज़ होगा। तो ये तीनों में कंपटीशन क्या बढ़ जाएगा, फिर कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड ही है। तो इन तीनों स्पीशीज़ में कंपटीशन नहीं बढ़े इसलिए प्रेडेटर्स क्या करते हैं, इन तीनों को कंज्यूम कर लेते हैं, इनके थोड़े थोड़े और एनिमल्स को, मेम्बर्स को कंज्यूम कर लेंगे, जिससे इनका जो नंबर है वो जो एवरेज है सूटेबल है उसी रेंज में बना रहेगा और आपस में इनमें इतना कंपटीशन नहीं होगा तो कंपटीशन, अगर रिसोर्सेज सिमिलर हैं तो वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल, जो स्टारफिश थी
पिसेस्टर, ये क्या थी, प्रीडेटर थी, और किस पे फीड करती थी, वो जो पैसिफिक कोस्ट है, जो पैसिफिक ओशन है, अमेरिकन पैसिफिक ओशन, उसके अंदर जो इनवर्टिब्रेट्स मिलते थे उनकी अलग अलग स्पीशीज़ पर फीड करती थी पिसेस्टर स्टारफिश। अब क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट में उस स्टारफिश को वहाँ से हटा दिया, उस एनवायरनमेंट से, उस कोस्ट से हटा दिया। अब वो जिस जिस पे फीड करती थी, मान लो कोई 10 स्पीशीज़ थी इनवर्टिब्रेट्स की जिस पे वो फिश, स्टारफिश फीड करती थी। अब जैसे ही पिसेस्टर को हटा दिया उस एनवायरनमेंट से, तो इन सभी इनवर्टिब्रेट्स के स्पीशीज़ का नंबर इंक्रीज़ हुआ, और फिर इन सब ने आपस में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ, और सारी ही जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई। इतना ज़्यादा कंपटीशन हुआ फिर कि सारी स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये क्या करती हैं, कंपटीशन को, जो प्रीडेटर है वो कंपटीशन को कंट्रोल करके रखता है कि जो प्री स्पीशीज़ है इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो और उनका नंबर कांस्टेंट बना रहे। अब जब भी कोई एक्जॉटिक स्पीशीज़ है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी जोग्राफिकल एरिया में, अब उस एक्जॉटिक स्पीशीज़ का जो बाहर से लाई गई है नई स्पीशीज़ है, उसकी नेचुरल प्रीडेटर्स उस एनवायरनमेंट में नहीं होते, तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो ऐसे प्रीडेटर्स क्या काम करते हैं, किसी भी स्पीशीज़ की रेंज को, नंबर को बहुत ज़्यादा होने से रोकते हैं। तो ये भी बेनिफिट होता है, इंपॉर्टेंस होती है प्रीडेटर्स की। जैसे प्रिकली बियर कैक्टस जो थे उनको ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, तो वहाँ पे उनके प्रीडेटर्स नहीं थे, तो उन्होंने अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया उस जगह पर। फिर बाद में उसके कंट्रोल करने के लिए क्या लाए, इसके प्रीडेटर्स को लाया गया, मॉथ्स को लाया गया ऑस्ट्रेलिया में ही। तो मॉथ्स ने प्रिकली जो बियर कैक्टस हैं उनके नंबर को फिर कंट्रोल कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट है प्रीडेटर्स किस लिए, नंबर को कंट्रोल करने के लिए प्री की। अब अगर बट क्या हो, प्रीडेटर क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो क्या करता है, प्री को ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है। अगर प्रीडेटर बहुत एफिशिएंट होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्री को किल कर देगा, और वो प्री भी क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो इम्पोर्टेंस के साथ साथ थोड़े हार्मफुल इफेक्ट भी हैं प्रीडेटर्स के, अगर वो क्या हो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो तो। अब प्रीडेटर अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और वो ओवर एक्सप्लॉइट कर जाता है अपने प्री को, और प्री एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो प्रीडेटर को फूड ही अवेलेबल नहीं होगा। तो फूड की अनअवेलेबिलिटी की कंडीशन में, लेक ऑफ फूड की कंडीशन में, जो प्रीडेटर स्पीशीज़ है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो चाहिए कि प्रीडेटर जो हो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो, वो एवरेज और कांस्टेंट रेट पर ही कंज्यूम करे, प्री को बहुत ज़्यादा रेट पर कंज्यूम नहीं करे। अब प्री स्पीशीज़ ने भी क्या किया है, प्रीडेटर्स से बचने के लिए नए नए तरह के मैकेनिज्म्स इवॉल्व किए, डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व किए हैं विद टाइम, जो क्या करते हैं, प्री स्पीशीज़ को सेफ रखने का काम करते हैं। क्योंकि अगर सारे ही प्री पे फीड कर जाएगा प्रीडेटर, तो फिर वो प्री के लिए भी हार्मफुल होगा, प्रीडेटर के लिए भी हार्मफुल होगा। इसलिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से प्री स्पीशीज़ अपने आप को बचाए रखती है। अब क्या करते हैं, बहुत से इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स कैसे क्या शो करते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, कामा फ्लैश शो करते हैं, यानी वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी की तरह दिखते हैं, उसी की कलर की दिखते हैं, और वो फिर प्रेडेटर उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता इजीली, और वो बचे रह जाते हैं। कुछ कैसे हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, तो प्रेडेटर उन पर फिर फीड नहीं करेगा, उनको अवॉइड करेगा। या फिर वो डिसटेस्टफुल हो सकते हैं। तो मोनार्क जो बटरफ्लाई है वो कैसी होती है, हाई डिसटेस्टफुल होती है, टेस्ट में बहुत बुरी होती है। तो प्रीडेटर जो बर्ड्स हैं, अदर जो भी प्रीडेटर है वो उन पर फीड नहीं करते। तो वो डिसटेस्टफुल किस वजह से होती हैं, उनके अंदर स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से उनका टेस्ट ख़राब होता है। ये केमिकल आता कहाँ से है, तो जो कैटरपिलर स्टेज में वो एक पॉइजनस वीट पे फीड करते हैं उसके कैटरपिलर्स, और वो जो पॉइजनस वीट है उसकी वजह से उनका जो टेस्ट कैसा होता है, वो बॉडी में वो जो केमिकल है वो अक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, और फिर जो बटरफ्लाई बनती है उसका टेस्ट कैसा होता है, बुरा होता है। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नॉन टू बी फाइटोफेगस। अब इंसेक्ट्स कैसे होते हैं, फाइटोफेगस होते हैं, यानी कि वो किस पे फीड करते हैं, प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो प्लांट्स ने भी क्या इवॉल्व कर लिया, ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिए हैं कि वो प्लांट्स इंसेक्ट्स से ज़्यादा जो भी प्रेडेटर्स हैं उनसे
बचे रह सकें। तो क्या क्या इवॉल्व किया इन्होंने? तो प्लांट्स इंसेक्ट्स से अदर जो हर्बीवर्स होते हैं उनसे बचे रहें, इसके लिए प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? थॉर्न्स एंड स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे केशिया या कैक्टस है, इसके अंदर थॉर्न्स और स्पाइंस होते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रीडेटर्स हैं इन पे फीड नहीं कर पाते, इंसेक्ट्स हों चाहे हर्बीवर्स हों। और सम प्लांट्स प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस केमिकल्स, बहुत से प्लांट्स होते हैं वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, ये सारे क्या हैं? पॉइजनस हैं। तो कैफीन और क्विनीन वगैरह इतने पॉइजनस नहीं होते, पर हाँ फिर भी इनका इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है जो उस पर फीड करें उसके लिए। तो फिर ग्रेजर्स या ब्राउजर्स जो भी होते हैं एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स, वो उन प्लांट्स पे फीड नहीं करते। तो ये 3 कंडीशंस थी म्यूचुअलिस्ट, जिसमें दोनों ही स्पीशीज़ बेनिफिटेड थी। कंपटीशन, जिसमें दोनों ही स्पीशीज़ को हार्म हो रहा था, नेगेटिवली अफेक्ट हो रही थी। एंड प्रीडेशन, जिसमें एक स्पीशीज़ जो प्रीडेटर की है वो तो बेनिफिटेड थी, और जो अदर स्पीशीज़ है प्री की वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रही थी।